लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्वेश्चंस, उसमें ये लास्ट क्वेश्चन बचा था तो थोड़ा दिक्कत की वजह से बीच में छूट गया था। इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने लगवाया था, यही क्वेश्चन चल रहा था, ये बताया था। अब ये वाला, निम्नलिखित में कौन सी अवस्थाएं संभव हैं तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें। अगर कौन संभव है तो कैसे संभव है, उसके लिए एक उदाहरण दो और बताओ कारण। यही समझाना है। जैसे पहला, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। इसके लिए क्या ये अवस्था संभव है? तो बिल्कुल संभव है। कैसे? इसके लिए उदाहरण कैसे लेंगे? जैसे मान लेते हैं कि कोई गेंद ऊपर से हम फेंकते हैं, मान लो हवाई जहाज़ से नीचे फेंकते हैं, तो क्या होगा? अगर ऊंचाई से नीचे की तरफ आएगा तो वो बहुत वेग से आएगा, एक समान वेग से आएगा। इसीलिए वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से एक समान वेग से छोड़ दिया जाता है तो उसका वेग, प्रारंभिक वेग जो होता है वो शून्य होता है। बहुत तेज़ी से आता है, उसको हम अनुमानित नहीं कर सकते ऐसा, तो वेग शून्य हो गया। और त्वरण क्या होता है? हमेशा उसके लिए त्वरण गुरुत्वाकर्षण के ऊपर निर्भर करता है, जिसके लिए उसका मान नियत होता है। गुरुत्वाकर्षण के वजह से हमेशा उसका त्वरण क्या होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या तो 10 भी लिया जाता है। तो इसका उदाहरण हम क्या लेंगे? किसी वस्तु, मान लो जो गेंद होता है या कोई वस्तु होता है, उसको हम ऊंचाई से जब गिराते हैं तो उसका गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? नियत होता है, और वेग शून्य होता है। दूसरा है, कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो। एक समान चाल क्या था? एक समान चाल का मतलब एक समान समय दर से कोई वस्तु जब सीधी रेखा पे चलती है और एक समान चाल से गति करती है, मतलब एक समान दर से गति करती है, तब क्या होता है? वही कहलाता है एक समान चाल। जैसे मान लो कोई सड़क है, सड़क सीधी रेखा में एकदम बना है, सरल रेखा पे बना है। सरल रेखा पे बने रहेगा तभी एक समान चाल कहा जाएगा, नहीं तो वो अगर मान लो वृत्ताकार हो गया या किसी और मार्ग होगा, कोई और मार्ग हो गया, तो क्या हो जाएगा? उसका चाल परिवर्तित हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा। तो सीधी रेखा पे मान लो कोई कार चल रही है, जब कार मान लो 5 सेकंड पे, एक बार मैंने बताया भी था जब एक समान चाल पढ़ा रही थी, तो बताया था कि अगर मान लो 5 सेकंड पे 50 मीटर चलता है, फिर अगले 5 सेकंड पे 50 मीटर चलता है, फिर अगले 5 पे 50, तो इसको हम कहते हैं एक समान चाल से गति। लेकिन अगर 5 सेकंड पे वो कभी चल रहा है 10, मान लो फिर अगले 5 पे चल रहा है 20, अगले 5 पे 5 सेकंड, तो इस तरह से क्या होता है? एक समान समय तो है लेकिन चाल क्या है? असमान है, तो वहाँ होती है असमान चाल। तो इसके लिए हम कार का उदाहरण ले लेते हैं। ठीक, अब हो गया तीसरा, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। ऐसी स्थिति कब होगी? इसके लिए हम उदाहरण क्या लेंगे? ऐसी स्थिति तभी होगी जैसे मान लो हम कोई, जैसे एक समान वृत्तीय गति हमने पढ़ा था, तो उसी को ले सकते हैं। मान लो कोई कार है या कि कोई व्यक्ति है, वो अगर वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा? उसके लंबवत होगा, उसको लंबवत, उसके त्वरण के लंबवत कहा जाएगा। और निश्चित दिशा में हमेशा गति कर रहा है, तो इसके लिए हम ये उदाहरण ले लेंगे। अगला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, बस इतना ही था। आपका ये चैप्टर आज एंड हो रहा है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। जितने लोग इस सबको मेरे साथ साथ पढ़ते चल रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। पढ़ना तो है ही, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब पढ़ाई का भी लॉकडाउन हो गया है। पढ़ाई पे भी ध्यान देते रहिए, साथ में मस्ती भी करते रहिए, सब चलता रहे। नहीं तो एक साथ जब ढेर सारा पढ़ना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि 9th नहीं पढ़ना है, अब फिर से पढ़ना तो है ही।
तो साथ साथ पढ़ते रहिए। एक आध दिन चल सकता है, गैप कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, ये चैप्टर हो गया एंड। अगला है बल तथा गति के नियम। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम गति के बारे में पढ़ रहे थे। गति के समीकरण पढ़ा हमने, उसको ग्राफीय विधि से निरूपित किया, निगमित किया। फिर हमने एक समान वृत्तीय गति देखी, फिर क्वेश्चंस देखे। इस प्रकार से वो देखा, वो चैप्टर ख़त्म हो गया। गति क्यों पढ़ रहे थे? गति का संबंध किससे है? अब गति का संबंध अगले चैप्टर से है, जिसको हम कहते हैं बल तथा गति के नियम। बल को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले समझना था गति, और गति को समझने के लिए बल को समझना है। मतलब दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर हमको पहले क्या था, जब न्यूटन और आइजैक वगैरह ने नहीं पता लगाया था कि गति के कारण ही, मतलब बल में भी जो गति होती है उस पर जब बल लगाया जाता है तभी कोई अवस्था परिवर्तित होती है, तब तो हमको नहीं पता था कि बल क्या होता है। ये तो बाद में पता लगाया गया। पहले तो हम ऐसे ही, जैसे कहा गया कि हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया। पिछले लेसन में किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर, वेग, त्वरण के आधार पर हमने गति का वर्णन किया। ये सब तो हमने देख लिया था। अब गति का कारण क्या होता है, किसी वस्तु का चाल परिवर्तित क्यों होता है, इस सब के बारे में हमको जानना है। और इस सब के पीछे सीधे वजह किसका है? बल का वजह है। बल शब्द अभी ये समझ लो कि अभी हमने सुना ही नहीं है। अभी हम समझ रहे हैं कि चाल क्या है, गति क्या है, त्वरण क्या है। ये सब हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हम देखते हैं कोई वस्तु चल रही है तो कभी विरामावस्था में आ जाती है। पहले हमको लगता था कि विरामावस्था ही वस्तु का वास्तविक गुण है। हमेशा वस्तु विरामावस्था में रहती है। जब हम उसको छू लेते हैं या उसको धक्का दे देते हैं या अपनी तरफ खींच लेते हैं, तभी उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, तभी वह गति करती है। लेकिन बाद में जब न्यूटन ने पता लगाया और गैलीलियो ने, तो बाद में पता चला कि अच्छा, ये इसके पीछे ये वजह नहीं थी, इसके पीछे तो दूसरी वजह थी। अब आगे हम धीरे धीरे इसके बारे में समझना प्रारंभ करेंगे कि कैसे कैसे गति के पीछे बल भी जिम्मेदार होता है। ठीक। अब जैसे हम किसी वस्तु को जब खींचते हैं अपनी तरफ, धक्का देते हैं, ठोकर लगाते हैं, तो मान लो अभी हम बल जानते ही नहीं हैं, तो हम एक पल के लिए सोच सकते हैं ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस वजह से होता है, क्यों गति कर रहा है और उसको छोड़ देने पे क्यों वो विरामावस्था में आ जा रहा है। तो इस सब के पीछे वजह है बल। बल का मतलब होता है धक्का या खिंचाव। इसको हम कह सकते हैं बल वह धक्का या खिंचाव है जिसके द्वारा क्या हो जाता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, उसकी गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, आकार परिवर्तित हो जाती है, आयतन परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लो हम उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे उदाहरण लिया है, ये आप देख रहे होंगे स्प्रिंग लिया है। स्प्रिंग को अगर हम एक तरफ खींचते हैं, मान लो दोनों तरफ हाथ करके हम खींचते हैं, तो क्या होगा, वो दोनों तरफ बढ़ता जाता है। स्प्रिंग तो देखा होगा। तो इस प्रकार वो देख रहे हो कि दोनों तरफ बल लग रहा है, वो उस तरफ जा रहा है, एक बार खींच रहे हो दूसरी तरफ जा रहा है। और ये दूसरी आकृति दिखाई गई है, जब हम इसको दबाते हैं, मान लो कि हम गुब्बारा लेते हैं, उसको हम जब दबाते हैं तो क्या होता है, दोनों मतलब बल एक तरह से संतुलित हो जाता है, दोनों एक ही दिशा में लगने लगते हैं, जाकर के बीच में दबाव पड़ने लगता है, तो वो बीच से दब जाती है। और ये वाला जब स्थिति था तो क्या हो रहा था, जब हम खींच रहे थे तो वो दूर दूर जा रहा था, मतलब विपरीत दिशा में जा रहा था। यहाँ पास आ रहे थे, यहाँ विपरीत जा रहे थे। तो इस प्रकार से सबके पीछे क्या है, सबके पीछे बल जिम्मेदार है। अब हमको समझना है संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या है? संतुलित बल, अगर
ये दिखा रहा है ये स्थिति। अगर हम मान लो कि मेज है, मेज को हम धक्का दे दें और उस तरफ से भी धक्का दे दिया जाए, मतलब दोनों तरफ से वो धक्का लगा दिया जाए। मान लो कि ऐसे इसको हम इस तरफ से धक्का दे रहे हैं, फिर कोई इधर खड़ा है तो ये भी इस तरफ से धक्का दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? अगर दोनों समान बल वाले आदमी हैं तो क्या हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा, ना ये इसको हरा पाएगा ना ये इसको हरा पाएगा। तो ये बीच में ही, अब कोई द्रव या कुछ गैस तो है नहीं कि सिकुड़ जाएगा, ये ठोस है। ठोस की जो आकार है उसमें परिवर्तन तो अपने आप हो नहीं जाएगा, बस क्या होगा, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो इसको हम कहते हैं संतुलित बल। लेकिन अगर मान लो एक तरफ छोटा सा बच्चा है, एक तरफ बड़ा सा आदमी है, तो बल किसकी तरफ ज़्यादा लगेगा? बड़े वाले आदमी की तरफ से ज़्यादा लगेगा। तो ये मान लो मेज है, किस तरफ चला जाएगा? बच्चे की तरफ खिसकता चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या कहा जाएगा? असंतुलित बल है। मतलब कि दोनों के बीच में बल का समान वितरण नहीं है। किसी के पास कम बल है, किसी के पास कम शक्ति है, गति की दिशा में परिवर्तित करने का क्षमता जो होता है वो कम है, और किसी के पास ज़्यादा है। तो ये असंतुलित बल हो गया। इस प्रकार हम देख लिए क्या क्या? संतुलित और असंतुलित बल। अब इसके आगे और भी है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि गति का प्रथम नियम। इसको हम देखेंगे अगले टॉपिक पे। अभी हमने क्या क्या समझ लिया? अभी हमने बस समझा है कि गति के पीछे कारण क्या था। आखिर कोई वस्तु विरामावस्था में ही क्यों नहीं रहती है? क्या कारण है कि वो अपनी स्थिति परिवर्तित कर देती है? फिर हमने पढ़ा कि अगर संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है। अब अगला इसी से संबंधित हम पढ़ेंगे गति का प्रथम नियम, फिर द्वितीय नियम, फिर तृतीय नियम। इस प्रकार से ये चैप्टर तब एंड हो जाएगा। साथ साथ क्वेश्चन भी करते रहेंगे, जड़त्व वगैरह ये सब देखते रहेंगे, और फिर ये टॉपिक भी धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे। आज इतना रखते हैं, और साथ में पढ़ाई भी करते रहिए, मस्ती भी करते रहिए। थैंक यू।